क्लास 12 हम लोग का जो लेसन चल रहा है धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, उस लेसन की कंटिन्यूशन में आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कि जब हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी एंगल पर रखते हैं और उसको अगर किसी एंगल से डिफ्लेक्ट किया जाए या घुमाया जाए तो हमें उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा या जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी कितनी होगी, है ना। हमने माना कि जब हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो आप लोग को पता है कि उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है। ये आप लोग को मैंने समझाया है इससे पहले वाले वीडियो में कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है जो उस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही घुमाने का प्रयास करता है ना। और जैसे कि ये तुम्हारा दंड चुंबक है जिससे हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा एंगल पर रखा है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, इस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा जो इस दंड चुंबक को या इस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, है ना। तो चुंबकीय द्विध्रुव को जब ये घुमाकर, जब ऐसे घुमाएगा तो घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाएगा तो उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य इस चुंबकीय द्विध्रुव में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो कितना कार्य हमको घुमाने में करना पड़ा इसका मान हमें निकालना है। हमने माना कि इसका जो मैग्नेटिक डायपोल है, ये आपको एक चुंबकीय द्विध्रुव दिया हुआ है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डायपोल हमने मान लिया m है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने a मान लिया और इस चुंबकीय द्विध्रुव को हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है। इस चुंबकीय द्विध्रुव की जो अक्ष है हमने माना वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाती है। तो इस पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का मान क्या होगा, आप लोग पढ़ चुके हो, टॉ इज इक्वल टू mb साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम इस एंगल से और डी थीटा कोण घुमाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो इस कार्य को करने में कितनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कैसे निकालेंगे, तो डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य आपको बराबर पता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, लेकिन यह बल आघूर्ण कार्य कर रहा है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टॉ इंटू डी थीटा। टॉ की वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, हमने माना कि हम इस चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पर घुमा रहे हैं, तो इतने एंगल पर घुमाने में किया गया कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे तो नेट कार्य हमारा आ जाएगा W बराबर हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा। थीटा 1 से हमने कितने एंगल पर घुमाया, थीटा 2 एंगल पर घुमाया। अब m और b तो कांस्टेंट है, वेरिएशन जो थीटा के साथ है तो यहाँ साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा माइनस कॉस थीटा। तो जो ये जो W है, ये W हमारा किसके बराबर होगा, एम बी माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। लिमिट हमारी लग गई थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ठीक, अब सबसे पहले हम इसमें हायर लिमिट रखते हैं, तो अगर माइनस को हम यहाँ पर छोड़ दें, अगर आप माइनस को यहीं छोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 थीटा 2 सॉरी पर थीटा 2 रखेंगे हायर लिमिट माइनस कॉस थीटा 1, ये किसके बराबर है, एम बी के बराबर है। ठीक, माइनस हमारा बाहर है, अब हमने क्या किया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो जगह माइनस का कॉस थीटा 2 प्लस का कॉस थीटा 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही कार्य क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो होगी हमारी वो U के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि अपने उसके लिए कि कन्वीनियंस के लिए हम इसमें से एक ओरिएंटेशन को के लिए मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी है, 0 है। तो 0 कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री हो, है ना। तो हमने माना कि हम जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसको 90 डिग्री एंगल से किसी एंगल थीटा पर घुमाकर ले जा रहे हैं, तो थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। तो जब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखोगे तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस 90 के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी 0 हो गई माइनस कॉस थीटा। तो किसी एंगल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का एम बी कॉस थीटा, ये आपका ए बी कॉस थीटा के बराबर है
आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और ए बी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब इसमें भी कई सारी कंडीशंस हैं कि इस फॉर्मूले में अगर सपोज हमारा जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, जैसे कि ये पहला वाला केस हम लेके चल रहे हैं, इसमें हमने मान लिया कि थीटा की वैल्यू है वो हमारी क्या है 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। ठीक, ये इसकी चुंबकीय अक्ष हो गई, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हो जाएगी साउथ से नॉर्थ की ओर। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो हमने फॉर्मूला निकाला तो हमारा क्या था, u इज इक्वल टू माइनस का एम बी कॉस थीटा। यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 0 डिग्री रखोगे, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो u इज इक्वल टू जगह माइनस एम बी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्थायी संतुलन की पोजीशन। ठीक, अगर आपकी मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र से, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इससे अगर 90 डिग्री के एंगल पर रखी हुई है, ये कोई चुंबकीय द्विध्रुव है या हमारा कोई चुंबक है जिसको हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी क्या है 90 डिग्री है, तो माइनस का एम बी कॉस 90 से कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको और घुमाया, अब हमने इसको पलट दिया, मतलब जो हमारी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की पोजीशन थी उससे हम कहाँ पर ले आए इसको, थीटा इज इक्वल टू 180 पर। नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल इधर हो गया। ठीक है, ये पूरा एंगल हमारा 180 से घूम गया, ये क्या हो जाएगा माइनस का एम बी कॉस 180 है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया प्लस एम बी। इस पोजीशन को हम बोलते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। ठीक, तो अस्थायी संतुलन की स्थिति और आपने जो ऊपर निकाली थी स्थायी संतुलन की स्थिति, इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस है अगर इसका अंतर निकाला जाए, है ना, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, u 180 माइनस u 0। द्विध्रुव की स्थायी और अस्थायी संतुलन की स्थिति में अगर निकाला जाए अंतर, ये हमारी क्या है अस्थायी संतुलन की स्थिति है, u इज इक्वल टू एम बी अस्थायी संतुलन की स्थिति है, u इज इक्वल टू माइनस एम बी, जब आप निकालते हो ये निकालते हो माइनस का एम बी, तो ये हमारा स्थायी संतुलन की स्थिति हुआ। u इज इक्वल टू 0 90 डिग्री के लिए था। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो, हमने क्या किया, u 180 माइनस u 0 लिखा, ये एम बी था, माइनस u 0 की वैल्यू अपने माइनस एम बी निकाली, तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 2 एम बी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव को जब उसकी स्थायी संतुलन की अवस्था से अस्थायी संतुलन में आप ले जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा, 2 एम वी के बराबर होगा। ठीक, अब हमने अगर ये माना कि मान लो सपोज चुंबकीय द्विध्रुव प्रारंभ में साम्य अवस्था में ही है, मतलब साम्य अवस्था का मतलब क्या है कि इस पोजीशन में ही है, ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यही बी की डायरेक्शन है, यही एम की डायरेक्शन है। तो इस समय अगर थीटा 1 की वैल्यू हम मान लें 0 डिग्री है, तो इसको 0 डिग्री से इस एंगल तक, थीटा एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, साम्यावस्था से थीटा एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य निकालने के लिए, अब थीटा 1 की वैल्यू तो 0 डिग्री हो गई और जो थीटा है वो किसकी वैल्यू है, थीटा 2 की वैल्यू है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू होगा थीटा। शुरू में आपने जो फॉर्मूला निकाला था कार्य का वो था हमारा W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पर थीटा 1 की जगह 0 रख देंगे और थीटा 2 की जगह थीटा रख देंगे, तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी साम्यावस्था से थीटा एंगल तक घुमाने में किया गया जो कार्य होगा वो हमारा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा होगा, और यही इसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी जब हम इसको साम्यावस्था से थीटा एंगल पर घुमाते हैं। ठीक है, साम्यावस्था मतलब कि जब वस्तु हमारी क्या है, वस्तु की जो चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा है और वही हमारी क्या है चुंबकीय अक्ष की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है, तो उस एंगल से उसको हमने क्या किया थीटा 2 एंगल तक घुमाया। ठीक, अब बच्चों ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैल्वेनोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं। गैल्वेनोमीटर आप लोग जब अभी प्रैक्टिकल्स करोगे तब देखोगे कि हम जब प्रैक्टिकल करते तो हम एक एपेटस यूज़ करते जिसके बीच में जी लिखा होता है इस तरीके से, है ना, ये हमारा होता है इस तरीके से। यहाँ एक ये पॉइंटर, ये स्केल बना होता है, यहाँ ये पॉइंटर होता है, ये 0 होता है और यहाँ जी लिखा होता है। जी मीन्स गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर का जो काम होता है वो मेन काम होता है छोटी सी छोटी करंट को पहचानना और नापना।
है ना, कि अगर किस सर्किट में करंट बह रही है तो किस डायरेक्शन में बह रही है, उसको नापने का जो काम है वो कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है। तो जो आपके कोर्स में जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर होते हैं, एक पाइवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर होते हैं, यानी कि निलंबित और कीलकित। ठीक, अब मूविंग कॉइल, अब इन दोनों में का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन दोनों का सेम है, दोनों की एक प्रोसेस भी सेम है। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इसमें जो हम डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं वो लैंप एंड स्केल मैनेजमेंट के थ्रू, अरेंजमेंट के थ्रू करते हैं, नोट करते हैं। और जो पाइवटेड तुम्हारा जो होता है गैल्वेनोमीटर, इसमें जो आप मेजरमेंट लेते हो, डिफ्लेक्शन लेते हो, इसके लिए एक पॉइंटर होता है जो आपका स्केल पर घूमता है। और इसमें जो कॉइल होती है वो दो पाइवट्स के रूप में, दो चूलों के बीच में क्या होती है, झूलती रहती है। ठीक है, अब मैं आपको पिक्चर शो कर देती हूँ गैल्वेनोमीटर और इसकी, कि हमारा जो सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर वो क्या होता है। देखो बच्चों, ये है हमारा सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर। इसमें ये हमारा फॉस्फर ब्रांच का वायर होता है, इस वायर से हम क्या करते हैं, एक कॉइल को लटकाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा समतल दर्पण है, तो इस समतल दर्पण और की सहायता से हम लैंप और स्केल अरेंजमेंट के द्वारा क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन को नापते हैं। ठीक, ये हमारा सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। और जो तुम्हारा पाइवटेड गैल्वेनोमीटर वो जो होता है, ये हमारा पाइवटेड गैल्वेनोमीटर है। इसमें आपको नापने के लिए क्या किया जाता है, ये एक पॉइंटर लगा होता है, स्केल पर घूमता, आप वैल्यू को यहाँ पढ़ सकते हो। और इसमें ये जो कॉइल होती है, यहाँ पर दो पाइवट्स होते हैं, दो चूल होते हैं, उनके बीच में ये दो पाइवट्स के बीच में झूलती है। ठीक है, तो ये क्या है, मेन इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी दोनों की कंस्ट्रक्शन कैसी है, सेम है, दोनों की वर्किंग भी कैसी है, सेम है। ये आप जब देखोगे तो ये इस तरीके से आता है। ये हमारा क्या है, पाइवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है। देखो ये जो हमारी कोर है, इसको हमने दो पाइवट्स के रूप में, ये जो दो चूल है इनके बीच में इसको लटका दिया। ये हमारा स्केल लगा होता है और ये पॉइंटर है और ये स्केल है। ठीक, अब इसका मेन सिद्धांत क्या है गैल्वेनोमीटर का मेन सिद्धांत ये है कि जब हम कॉइल में करंट को पास करते हैं, है ना, आप लोगों ने देखा ये हमारी, अब मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम ये बना के रखा हुआ है कि ये हमारी कॉइल है। इस कॉइल में जब करंट को पास किया जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी लूप में करंट को पास करते हैं तो उस पर एक बलागुण कार्य करता है ना। वो बलागुण क्या करता है, उस लूप को घुमाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है, कई सारे लूप है इस कॉइल के अंदर। तो जब हम इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं, तो क्या होता है, इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है और वो बलाघूर्ण इसको घुमाने का प्रयास करता है। तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन इसके अंदर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जो यहाँ पॉइंटर लगा होगा वो पॉइंटर क्या करेगा, उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन की वैल्यू को पढ़ेगा। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। तो कॉइल के अंदर जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जब आप इसमें करंट को पास करोगे, नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा रखोगे, नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा रखने से स्ट्रॉन्ग, और इस स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और जब इसमें करंट को पास करोगे, तो इस कॉइल के अंदर करंट को पास करने से एक बलाघूर्ण टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जितनी ज़्यादा करंट होगी, टॉर्क का मान उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा बलाघूर्ण कार्य करेगा। और जितना ज़्यादा बलाघूर्ण कार्य करेगा, इस तार में उतना ही ऐंठन ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। जब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा इस स्केल पर रीडिंग हमारी आएगी। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। अब इसके बाद बच्चों, ये मैंने लिखा, ये गैल्वेनोमीटर किस काम में आता है, टू मेजर और डिटेक्ट द स्मॉल करंट। ये छोटी करंट्स को देखने के लिए कि सर्किट में बह रही है यानी नापने के काम में आता है। अब इसकी मेन कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, इसमें एक टर्मिनल T1 होता है। उस टर्मिनल T1 से हमने एक लकड़ी का एक लगाया हुआ है, लकड़ी का स्टैंड है, इससे हमने ये एक तार होता है, फाइन वायर होता है, ये फॉस्फर और ब्रॉन्ज का वायर लिया जाता है। फॉस्फर और ब्रॉन्ज का वायर इसलिए लिया जाता है जिससे इसकी जो मरोड़ दृढ़ता है वो क्या हो, कम हो। क्योंकि C का मान जितना कम होगा,
करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको पढ़ाएंगे आगे, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए जो वायर लिए जाते हैं या तो ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के लिए जाते हैं, क्वार्ट्ज के लिए जाते हैं। ठीक, अब इससे हमने क्या किया, ये कोर जोड़ी। ये कोर हमारी क्या होती है, एक नर्म लोहे की वो होती, नर्म लोहे का एक बेलनाकार कोर होती है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाता है, उस फ्रेम के ऊपर आइसोलेटेड कॉपर वायर, मतलब प्लास्टिक चढ़ा हुआ या धागा चढ़ा हुआ कॉपर वायर लपेट कर इस कॉयल को बनाया जाता है। और ये कैसी कॉयल होती है, बेलनाकार कॉयल, सिलेंड्रिकल कॉयल होती है। ये सिलेंड्रिकल क्यों ली जाती है, या ये जो हमने सिलेंड्रिकल कॉयल ली जाती है, इतना अभी ध्यान रखिए, बताते हैं क्यों ली जाती है। ठीक, अब इसके बाद इसको हमने क्या किया, नीचे स्प्रिंग से जो होती है, ये जो स्प्रिंग होती है वो भी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। इसके बाद इसको हमने टर्मिनल T2 से कनेक्ट कर दिया, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इस कॉयल को हमने क्या किया, ये 2 हॉर्स शू मैग्नेट्स होती हैं, बेलनाकार मैग्नेट्स होती, इनके बीच में इस कॉयल को रखा जाता है। और ये जो मैग्नेट्स होती हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं, स्थायी चुंबक होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट्स क्यों लिए जाते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट्स इसलिए लिए जाते हैं जिससे कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ही करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए जो कोर बनाई जाती है ये भी बेलनाकार बनाई जाती है। बेलनाकार इसलिए बनाई जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो, वो कैसी हो, रेडियल हो। जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगी, ये मैंने एक पिक्चर और बनाया है यहाँ पर बच्चों, देखिए इस तरीके से, ये बेलनाकार आपका क्या होता है, ये बेलनाकार कोर होती है, इसके ऊपर इस तरीके से हम क्या करते हैं, वायर को लपेटते हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर इस तरीके से वायर लपेटा जाता है, और इसको हम क्या करते हैं, एक तार के थ्रू इस मैग्नेट्स के बीच में हम लटका देते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होती है वो रेडियल होती है, त्रिज्यीय होती है ना। त्रिज्यीय होने से क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से गुजरेगी और तार से होती ही यहाँ बाहर आ जाएगी, ऐसे ही यहाँ से गुजरेगी, तार से होती ही यहाँ बाहर आ जाएगी, ऐसे ही यहाँ से गुजरेगी, उस तार से होती ही यहाँ बाहर आ जाएगी। ठीक, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के लंबवत, तो ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। या आप कह सकते हो कि इसका जो प्लेन होता है, जो आपकी कॉइल होती है, उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के समांतर हो जाता है। यहाँ मैंने दिखाया भी है बच्चों, देखो कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमारा एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा, तार जिससे करंट हमारी पास हो रही है। ठीक, यहाँ हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो सारी क्या हो, इस कॉइल के थ्रू पास हो सके, है ना। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है वो स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि सॉफ्ट आयरन कोर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो आपने कोर ली है नर्म लोहे की, उस पर आपने जो तार लपेटा है, ये नर्म लोहा क्यों लिया, इसलिए लिया कि जो नर्म लोहा होता है इसके कारण जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो इस कोर से होकर, इस नर्म लोहे से होकर पास होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, त्रिज्या हो गया। और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के लंबवत होता है। ठीक, तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था टॉर्क का, कि जब किसी लूप को हम उसमें रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो टॉ इज इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा। तो इस केस में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगी, तो हमारा क्या रह जाएगा, टॉ इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैसा लिया, रेडियल लिया। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया रेडियल फील्ड क्या होती है। रेडियल फील्ड कैसे डेवलप की जाती है, रेडियल फील्ड को डेवलप करने का 2 तरीका है। एक तो जो मैग्नेट्स ये जो ली गई हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स ली जाती हैं, और दूसरा ये जो कोर बनी है ये सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, और उस सॉफ्ट आयरन की जो कोर होती है वो भी सिलेंड्रिकल होती है। इस तरीके से सिलेंड्रिकल ली जाती है, और उसके ऊपर आइसोलेटेड कॉपर वायर को या इंसुलेटेड कॉपर वायर को, प्लास्टिक जड़े कॉपर वायर को लपेटा जाता है। बहुत सारे टन पास लपेटे जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टन जितना ज़्यादा होगा उतनी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होगी ये भी आपको समझाएंगे आगे। ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हो गई। अब इसके बाद अब ये काम कैसे करता है, देखो बच्चों होता क्या है इसमें, जैसे ही आप इसमें करंट पास करते हो,
जब आप करंट पास करते हो ये सीधा नहीं होता, ये हल्का सा तिरछा होता है ना। तो जब इसमें करंट पास करते हो तो इस पर क्या होता है, एक बलाघूर्ण कार्य करने लगता है ना। सपोज जैसे कि ये मेरी जैसे बच्चों ये हमारी क्या है, एक सब समझ लो एक बेलनाकार वो कोर टाइप में है। तो जब आप इसको किसी है तार से यहाँ लटकाओगे, है ना, जब इसमें क्या होगा, कॉइल करंट पास हुआ, करंट पास होने से क्या होता है, इस पर बलागुण कार्य करता है। जब बलागुण कार्य करता है तो ये जो आपकी वो है कोर है वो इस तरीके से घूमती है। जब ये इस तरीके से घूमेगी, यहाँ पर जो तार लगा हुआ है आपका, यहाँ पर ये तार इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जब ये इस तरीके से घूमेगी तो क्या होगा, इस तार में ऐंठन होगी। जब इस तार में ऐंठन होगी तो जो आपका यहाँ पर जो पॉइंटर लगा है ये इस स्केल पर घूमने लगेगा। तो आप डिफ्लेक्शन के थ्रू ये पता कर सकते हो कि कितना करंट आपका पास हो रहा है। ठीक, तो होता क्या है बच्चों, जब आप इस कोर में करंट को पास करते हो तो ये हमारा क्या हुआ, ये कोर हमारा ऐसे घूमने लगा। जब ये कोर ऐसे घूमने लगा, इसमें ऐंठन हुई। जब ये तार इस तरीके से ऐंठता है, ऐसे घूमता है, तो क्या होता है, इसके अंदर एक रीस्टोर टॉर्क, अब रिवेंज टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। रिवेंज टॉर्क मतलब एक ऐसा प्रत्यानयन बलयुग उत्पन्न होता है जो इसके घुमाने का विरोध करता है और उसको उसकी पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो इसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे मैंने ये थोड़ा सा डायग्राम भी बनाया है कि हमने इस तरीके से यहाँ इसको जब रखा और जो कॉइल थी हमने इसको घुमाया, जब आपने इसको इस तरीके से घुमाया तो इस तार में क्या हुई, ऐंठन उत्पन्न हुई। और ये ऐंठन क्या करती है, इस ऐंठन के कारण इसके अंदर एक रिवेंज रीस्टोरिंग टॉर्क, मतलब जो टॉर्क आपने यहाँ पर घुमाने में लगाया उसके विरुद्ध एक दूसरा टॉर्क यहाँ पर उत्पन्न होता है, एक प्रत्यानयन बलयुग उत्पन्न होता है जो उसको उसकी पुरानी अवस्था में वापस लाने का प्रयास करता है। जैसे ही ये आप यहाँ से छोड़ दोगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क के कारण क्या होगा, फिर से अपनी अवस्था में वापस आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप ट्विस्ट करोगे, जितना ज़्यादा तार को आप मोड़ोगे, तार ज़्यादा कम मुड़ेगा जब करंट का मान ज़्यादा होगा, है ना। तो जितना ज़्यादा तार आप मोड़ोगे उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क भी हमारा ज़्यादा होगा। तो उस समय इस तार में जो स्ट्रेन होता है उस स्ट्रेन को हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक, इस टॉर्सनल कांस्टेंट को हम सी से लिखते हैं। ठीक है, अब अगर आपने 1 डिग्री घुमाया है तो 1 डिग्री घुमाने पर ये जो टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है कि इस तार को 1 डिग्री घुमाने पर जो वैल्यू हमारी आती है वो सी के बराबर होती है। तो 1 डिग्री घुमाने पर सी हुआ, अगर 2 डिग्री आपने इस तार को घुमाया तो 2c हुआ, 3 डिग्री घुमाया तो 3c हुआ। अगर 5 डिग्री के एंगल से घुमाते हो, ट्विस्ट करते हो, तो इसमें जो वैल्यू होगी हमारी टॉर्सनल कांस्टेंट की वो क्या हो जाएगी, 5c के बराबर हो जाएगी। तो यही 5c हमारा क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, और इसको टॉ से लिखते हैं। तो जो टॉ आर क्यू जो होगा वो हमारा सी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया आपके। थोड़ी सी चीज़ें आप आगे यूज़ करोगे कि रीस्टोरिंग टॉर्क हमारा क्या होता है। अब इसका प्रोसीजर आप देख लीजिए कि इसका प्रोसीजर क्या है। देखो बच्चों, होता क्या है, हमने माना कि जो कॉयल थी हमारी, उस कॉयल में हमने मान ली फेरों की संख्या हमारी n है, और जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, जो डायग्राम हमने यहाँ बनाया था, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड B में रखा था। और ये जो लूप है, इस हर एक लूप का जो एरिया ऑफ इंटरसेक्शन हमने मान लिया A है, इसमें जो करंट पास हो रही है वो हमने मान ली I है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमने मान लिया क्या है, N है, और जो A क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो कुंडली से इस पर जो जब कुंडली में करंट पास होगा उस समय कितना टॉर्क काम करेगा, कोर पर जो कोर आपने रखी है, कॉयल रखी है, उसमें कितना करंट बलाघूर्ण लगेगा, टॉ इज इक्वल टू एन आई, ये भी साइन थीटा लगेगा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियल होती है। रेडियल क्यों होती है, क्योंकि आपने जो मैग्नेट जो वो यूज़ किए, मैग्नेट यूज़ की है, वो कैसे यूज़ की है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स यूज़ की है, और दूसरा क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। तो इन दोनों के कारण क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो एरिया वेक्टर के लंबवत होती है। तो वहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। पीछे भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये जो हमारा कॉयल होता है वो सीधा इस तरीके सीधा नहीं होता है, ये हल्का सा तिरछा होता है इस तरीके से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही है, और जो ए होता है वो तल के लंबवत ऐसे होता है ना। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। जो बी होगा वो इस तरीके से होगा। तो ए और बी के जो बीच का जो कोण होगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ली। तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई इंटू ए बी। अब मैंने आप लोग बताया था कि जब
तार में हम करंट जब इस कॉइल में जो कुंडली आपने रखी है, जब उस कुंडली में करंट को प्रवाहित करते हो तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो उसको घुमाने का प्रयास करता है। और जो तार है हमारा, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो, जो कॉइल है हमारी तार से जुड़ी हुई है। जब ये कॉइल हमारी घूमना शुरू करेगी तो उस तार में ऐंठन होगी, है ना। हमने मान लिया कि जो तार में जो ऐंठन है वो हमारी जो जो तार है हमारा, जो ब्रॉन्ज की पत्ती है, वो उसमें फाई ऐंठन उत्पन्न होती है, फाई कोण से वो प्रक्षेपित होती है। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टॉरिशनल कांस्टेंट होता है, जो मरोड़ कांस्टेंट होता है, वो सी हमने माना था, है ना। जो मरोड़ जड़ता गुणांक होता है वो हमारा सी होता है। वो 1 डिग्री अगर कोण से आप अगर तार को विक्षेपित करते हो तो उसे हम बोलते हैं सी। अभी पीछे आप लोगों ने निकाला भी था कि टॉ इज इक्वल टू सी फाई निकाला था, रीस्टोरिंग टॉ बताया था, समझाया था मैंने आप लोगों को। तो टी इज इक्वल टू सी क्यू आ गया, जहाँ पर फाई सी फाई आ गया, सॉरी, जहाँ सी हमारा क्या है, मरोड़ दृढ़ता, निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता है, टॉरिशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ और फाई क्या है, फाई कोण से हमने क्या किया, हमारा जो तार है वो विक्षेपित हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ है। अब संतुलन की अवस्था में क्या होगा, बताया भी था मैंने आपको कि जब हम तार में करंट प्रवाहित करते हैं, तार में मरोड़ उत्पन्न होता है ना, एक रीस्टोरिंग टॉर्क उत्पन्न होता है जो उसको अपनी उस पुरानी अवस्था में वापस लेने का प्रयास करता है। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि जो आपने जो प्रत्यायन बलयुग्म लगाया है, ये जो बलयुग्म है वो बल आघूर्ण के बराबर हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू NIAB के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पर संतुलन की अवस्था में C5 को NIAB के बराबर कर दिया। तो यहाँ से I की जो वैल्यू होगी C5/NAB हो जाएगी, यानी C/NAB इंटू 5, इसको K से लिखते हैं, ये पूरा कॉन्स्टेंट है जिसे करंट रिडक्शन फैक्टर या धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं, ठीक है। C हमारा क्या है, टॉरिशनल कांस्टेंट या मरोड़ दृढ़ता गुणांक है, ठीक। और के क्या है, हमारा करंट रिडक्शन फैक्टर है। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि जो आई है वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा करंट आप प्रवाहित करोगे उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। यही चीज़ मैंने आप लोगों को समझाया था शुरू में इसके सिद्धांत में कि जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा टॉर्क कॉइल पर लगेगा, जितना ज़्यादा टॉर्क कॉइल पर लगेगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन उसके अंदर होगा, और जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा वो स्केल पर उतनी ही ज़्यादा रीडिंग को बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपका था करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है बच्चों कि कुंडली में अगर एकांक धारा प्रवाहित करते हैं, एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो विक्षेप आता है वो करंट सेंसिटिविटी के बराबर होता है। मतलब करंट सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें ये पता करना है, करंट सेंसिटिविटी में हमें ये पता करना है यहाँ पर कि अगर छोटा सा करंट में चेंज किया जाए, है ना, तो छोटा सा चेंज करने पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, वो हमारे करंट सेंसिटिविटी क्या है बच्चों कि करंट में एक छोटा सा चेंज करने पर डिफ्लेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होना चाहिए, है ना। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि अगर कुंडली में अगर एकांक धारा प्रवाहित करते हैं तो उस एकांक धारा के लिए जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो हमारा धारा शुभ्रता के बराबर होता है। इसे IS से लिखते हैं, तो IS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/I। और I की वैल्यू भी आप लोगों ने निकाली थी, क्या थी, C/NAB थी, तो NAB ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो IS इक्वल टू हो गया NAB/C। यहाँ से आप भी देख सकते हो बच्चों कि जो IS है वो N, A और B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में और C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो अगर आपको करंट सेंसिटिविटी का मान बढ़ाना है तो N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, A मीन्स एरिया और B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाना होगा, एरिया को बढ़ाना होगा और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होगा। और जो C है आपकी जो मरोड़ जड़ता है उसको कम करना होगा। तो मरोड़ जड़ता का मान हम कैसे कम कर सकते हैं, फॉस्फर और ब्रॉन्ज के वायर को यूज़ करके या क्वार्ट्ज के वायर को यूज़ करके हम C के मान को कम कर सकते हैं। इसलिए हमने जो कॉइल लटकाई थी फॉस्फर और ब्रॉन्ज के वायर से लटकाई थी, नंबर ऑफ टर्न्स को। लेकिन इसमें N, A और B का मान भी हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, जैसे कि करंट सेंसिटिविटी थी, छोटे से करंट में चेंज करने पर, करंट के मान में छोटा सा चेंज करने पर
डिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही वोल्टेज के मान में छोटा सा चेंज करने पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाता है। तो इसी प्रकार से एकांक वोल्टेज के लिए धारा मापने की वोल्टेज सुग्राह्यता उसके सिरों पर प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। मतलब वोल्टेज में एकांक परिवर्तन करने पर अगर उसके उस समय जो भी डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन किसके बराबर होता है, वोल्टेज सुग्राह्यता के बराबर होता है। वोल्टेज में स्मॉल चेंज करने पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन होना क्या कहलाता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाता है। तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से फाई अपॉन वी हो जाएगा। यहाँ पर आप फाई की वैल्यू को रख दीजिए, तो फाई अब वी हमारा क्या होगा, आई इंटू आर के बराबर होगा, और फाई की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा फाई अपॉन आई इंटू आर। आई की वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो सी फाई इंटू एन ए बी। पहले हम वी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, वी एस इक्वल टू मैंने क्या बताया अभी आपको, फाई अपॉन वी। तो हमने यहाँ पर वी की वैल्यू के पहले रखा, आई इंटू आर रखा, ठीक। अब यहाँ पर हमने आई की वैल्यू को रख दिया, फाई से फाई कट गया, तो वी एस इज इक्वल टू हो गया एन ए बी सी इंटू आर, ठीक है। अगर मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी का मान बढ़ाना है तो मुझे एन का मान बढ़ाना पड़ेगा, ए का मान बढ़ाना पड़ेगा और बी का मान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। और सी और आर का मान क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब एन ए बी अपॉन सी को मैंने अलग लिख लिया इंटू वन अपॉन आर, और ये किसके बराबर है, आई एस के बराबर है। तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस अपॉन आर, ठीक। लेकिन वी एस तथा आई एस का मान एन ए बी के मान को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा एन ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में था, और सी के मान को कम करके घटाया जा सकता है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम इसे एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाएंगे तो फेरों की संख्या बढ़ाने से क्या होगा, तार की लंबाई बढ़ेगी, भाई तार लंबा लेना पड़ेगा। जब तार लंबा लोगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। जब तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस का मान जैसे ही बढ़ेगा तो जो सुग्राह्यता है आपकी, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, जो हमारी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है ना। जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो वी एस का मान, वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो हमारी कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम इसमें जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो भी एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाकर हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको भी आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो उसका आकार बढ़ेगा, क्योंकि जब आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आकार बढ़ने से क्या होगा, जो कॉयल है वो हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रह पाएगी, और आकार बढ़ने से क्या होगा, उसके द्रव्यमान में ही वृद्धि हो जाएगी। तो उसको भी हम एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, है ना। तो मेन चीज़ जो वी एस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, बी और सी पर। इसको एक लिमिट तक बढ़ा सकता है, इसको एक लिमिट तक बढ़ा सकता है। जो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई या आपकी आई एस हो गई, दोनों मेन किस पर डिपेंड कर रही है, मेनली बी और सी पर डिपेंड करती है। तो बी के मान को बढ़ाकर और सी के मान को कम करके हम धारा वोल्टेज सेंसिटिविटी या करंट सेंसिटिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो बी का मान आप कैसे बढ़ाओगे, बी का मान बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोबाल्ट और स्टील की बनी यू शेप की जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर बेलनाकार सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स यूज़ की थी, हॉर्सशू मैग्नेट्स यूज़ की थी, जो कोबाल्ट और स्टील की बनी थी। और सी के मान को कम करने के लिए और कैसे बढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड को नर्म लोहे की कोर हमने यूज़ की थी, है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर यूज़ की थी, जिससे कि सारी जो बल रेखाएं हैं वो उस कोर से होकर पास हो सकें, ठीक, सारी बल रेखाओं को फोकस कर सकें। और सी के मान को हम कैसे कम कर सकते हैं, सी के मान को कम करने का तरीका मैंने बताया कि इसके मान को कम करने के लिए फॉस्फर ब्रांच की या क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी हुई लंबी और पतली पत्ती का प्रयोग करते हैं। तो मेन चीज़ वी एस या आई एस करेंट के वो करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाना या मेन किस पर डिपेंड करता है, बी और सी पर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चों कि जब हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप आई एस का मान बढ़ा रहे हो, है ना। आई एस मेन किस पर डिपेंड करता है, आई एस इज इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा अभी एन ए बी अपॉन सी होता है। सपोज नंबर ऑफ टर्न्स एन है, आपने इसको डबल कर दिया 2 है,
जब आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया तो क्या हुआ, जो वायर है उसकी लंबाई बढ़ गई। जब वायर की लंबाई बढ़ गई, एल का मान जब बढ़ेगा तो एल का मान बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आर भी बढ़कर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा वी एस था, वी एस इक्वल टू क्या था, NAB/CR। ये डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, 2 से 2 कट जाएगा तो वी एस हमारा क्या हो गया, फिर से वही हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि करंट सेंसिटिविटी को चेंज करने पर कभी कभी वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होती, वो वैसी ही रहती है। इस तरीके से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर आप लोग के एग्जाम में आता है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा।